दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। जब हम जनरल स्टडीज के मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के जितना ही वेटेज आपको इकोनॉमिक्स का दिखाई देता है, और वो प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन में। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकल भी होता है और थ्योरेटिकल भी होता है, जिसमें हम करंट अफेयर्स से भी जुड़ते हैं और जिसमें हम बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स और ऐसी थ्योरीज का डिस्कशन करते हैं जो कहीं ना कहीं आज भारत में नीति निर्धारण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के पर्सपेक्टिव में बताऊंगा कि जो हमारा जनरल स्टडीज का सिलेबस है बेटे, जनरल स्टडीज का सिलेबस आपका जो कहता है उसमें इस पॉइंट पर आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की गई है, सतत विकास की बात की गई है, गरीबी पॉवर्टी की बात की गई है, समावेशन की बात की गई है, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि जो प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड पहलू हैं, और इससे जुड़ी जो मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं उन टर्मिनोलॉजीज के क्या मेजर एस्पेक्ट्स हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न लगभग यहां पर पूछे जाते हैं। अब प्रश्नों का वेटेज कितना होगा आपके 100 क्वेश्चंस में, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा यहां पर जब हम मेंस की ओर बढ़ते हैं तो मेंस में आपका जनरल स्टडीज पेपर 3, देखिए जब भी हम कभी भी युद्ध में उतरे, हम युद्ध में जब उतरते हैं तो अगर हम बिना हथियार के, बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के अगर युद्ध में उतरेंगे तो क्या होगा? पहले ही दिन मारे जाएंगे। हो सकता पहले दिन तो मैंने ज्यादा बोल दिया, पहले ही घंटे, पहले ही मिनट ये हो जाए, लेकिन जब हमारी तैयारी पूरी है, और तैयारी पूरी कब होगी? जब हमें यह पता होगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, और तैयारी क्या करनी है तो उसके लिए पाठ्यक्रम सिलेबस है। यहां पर बात की गई है आपसे जनरल स्टेट पेपर 3 के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। अब देखो, एक इकोनॉमिक्स जो मैं अभी आपको आगे लेक्चर में समझाऊंगा, इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की, उसी के अंदर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे इकोनॉमी की, कि भाई इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में मेजर डिफरेंसेस क्या है, और हम इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि अर्थव्यवस्था तो पढ़नी है हमें, लेकिन दुनिया की नहीं, दुनिया के पर्सपेक्टिव में, भारतीय संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय ये आपको दिए गए हैं सिलेबस में। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषयों की बात है, कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात की गई है। जो बजट आता है हमारा, है ना, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसी हमारी प्लानिंग से। ये बजट शब्द जो आप घर में भी ये चीजें करते हो, घर में भी एक निश्चित बजट होता है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, और अपने अपने बजट के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस करता है। वही इकोनॉमी को हम अभी समझेंगे। मुख्य फसलें जो हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको यहां पर निश्चित तौर पर दिखाई देंगे, जिसमें पैटर्न क्या है, हमारे यहां सिंचाई के विभिन्न प्रकार क्या है, ठीक है, हम मान लो नलकूपों से, कुओं से, नहरों से, अलग अलग तरीके से सोर्सेस से सिंचाई करते हैं, प्रणाली क्या है, कृषि उत्पाद का भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कि आप एमएसपी कहते हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जा रहे हैं। जन वितरण प्रणाली, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, बफर स्टॉक, आपका फूड सिक्योरिटी से संबंधित, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए विषय आपको सिलेबस में दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी मिशन की बात की गई है। पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी में जब हम एग्रीकल्चर, कृषि की बात करते हैं तो कृषि एक बृहद शब्द है, बड़ा शब्द है। उसमें सिर्फ कृषि में आपको खेत में हल चलाने की चीज नहीं, उसमें मछली पालन भी आता है, पशुपालन भी आता है, एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ी कंसेप्ट में उसको आप देखिए। फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, उससे जुड़े हुए पॉइंट, भारत में भूमि सुधार की बात हो रही है, लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे 1915 से चल रहे, 50 से चल रहे हैं, उदारीकरण जो हमने लिबरलाइजेशन किया उसका हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव, औद्योगिक नीति जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें परिवर्तन, हमारे जो औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे आदि। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें बचता है जिसको कि कहा गया निवेश प्रोत्साहन। क्या कहा गया? निवेश प्रोत्साहन, है ना। निवेश प्रोत्साहन याद रखना, इन्वेस्टमेंट जो मोटिवेशन है
कि भाई कैसे आएगा, क्या आएगा। अब देखिए, आपने यहां पर अभी तक सिलेबस तो देख लिया, मैंने प्री मेंस के सिलेबस की बात कर ली, एक ओवरव्यू की बात कर ली, आपको ये तो समझ में आ गया कि इकोनॉमी के किन किन एस्पेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ मेंस के प्रश्न रखता हूं, पहले आप उन प्रश्नों को देखिए जो पिछले सालों में पूछे गए, किन किन टॉपिक्स से मेजरली पूछे जाते हैं, तो हमें एक अध्ययन पता चलता है। आप देखें, सबसे पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं, भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है ये आपसे पूछी जाती है, इससे जुड़े डेटा पूछे जाते हैं। आर्थिक वृद्धि दर में जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसमें डेवलपमेंट में जीडीपी, जीएनपी जैसे पॉइंट आते हैं। तो यहां पूछा गया भारत में उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी क्यों बनी हुई है। तो हम जब डाटा पर देखते हैं तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि एक हमारे यहां आर्थिक असमानता बहुत देखने के लिए मिलती, पैसा है लेकिन कुछ लोगों के हाथ में लिमिटेड है, बहुत सारे लोगों में नहीं है। ये और अन्य तरीके से इसको क्रैक करेंगे। क्या भारत की वृद्धि समावेशी चर्चा करें, जीडीपी वृद्धि और मानव विकास के बीच अंतर समझाएं, केवल जीडीपी वृद्धि नहीं है टिप्पणी करें, है ना, विकास केवल जीडीपी वृद्धि नहीं। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर हम आगे देखते हैं, तो हमने यहां पर बात की कि सरकार खर्च कैसे करती है। कोई भी घर का उदाहरण आप ले लो, तो आप घर में किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में खर्च कर रहे हो, आपके बजट से लेकर उससे रिलेटेड, आपकी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन। राजकोषीय घाटा कम करना क्यों जरूरी है, सरकारी पूंजीगत व्यय वृद्धि में कैसे मदद करता है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून की भूमिका पर चर्चा करें, क्या सरकार को मंदी के समय अधिक खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यूपीएससी यहां बहुत एनालिटिकल अप्रोच अपना रहा है। एक एनालिटिकल अप्रोच, वो आपसे चाह रहा है कि ये नीतियां तो आपसे अपेक्षित है कि आपको पता है कि भाई जीडीपी क्या है, सरकारी व्यय क्या है, बजट क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, ये शब्दों और इनकी व्याख्या तो आपको पता है, लेकिन इनके प्रभाव, इन कानूनों का असर, इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करने पर इस सिचुएशन में क्या असर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये हम तब क्रैक कर पाएंगे जब हम उसको एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं तीसरे पॉइंट पर, इन्फ्लेशन और आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है। हमारे यहां याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पूछा भी जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, जिसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। मुद्रास्फीति, अवस्फीति, ये दोनों चीजों को याद रखना, मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे। इन्फ्लेशन, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो महंगाई की यहां पर बात हो रही है, परचेसिंग पावर जो है कम होता है, महंगाई को नियंत्रित करने में आरबीआई की भूमिका का मूल्यांकन। यहां वही रेपो रेट जैसी चीजें आती है, आपने अक्सर देखा होगा कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता घटाता रहता है, तो वो मुद्रास्फीति से जुड़े हुई पॉइंट पर आता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कितना सफल रहा, उच्च मुद्रास्फीति गरीबों को कैसे प्रभावित करती है। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं, साधारण है, सरल है, इजी आप क्रैक कर पाओगे। फिर बैंकिंग क्षेत्र से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भारत में बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार क्यों जरूरी है, एनपीए संकट के कारण और समाधान बताइए, है ना, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण नीति की आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म करना है उसको। फिर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आते हैं। आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। हमारे यहाँ 50 to 60% जो पॉपुलेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी सेक्टर में भी आता है। तो उससे जुड़े हुई बात कि कृषि आय दुगनी करने की रणनीति की आलोचनात्मक समीक्षा करें। एमएसपी प्रणाली के लाभ और सीमाएं बताएं, लिमिटेशन, है ना। एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं। कृषि संकट के कारण और उसके समाधान आपको बताना है कि भाई क्या कारण है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। भारत में कृषि उत्पादकता कम क्यों है, हम एरिया हमारे पास ज्यादा है, लैंड हमारे पास ज्यादा है, हम उसमें प्रोडक्शन कम क्यों कर रहे हैं। इसमें कई आंसर आप दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अभाव है ना, हमारे पास हम पारंपरिक कृषि कर रहे हैं, ऐसे कई पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, उद्योग निवेश और रोजगार। निजी निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है, कारण और समाधान बताइए। रोजगार सृजन में एमएसएमई जो इंडस्ट्री है उसकी भूमिका की बात कीजिए। भारत में जॉबलेस ग्रोथ जो है उसकी समस्या की बात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न जो हैं उद्योगों से। फिर जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, बाह्य क्षेत्र है, उसकी बात कर लेता हूं। तो बाह्य क्षेत्र में हम बात करेंगे कि भारत का व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है। भारत का व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है,
चालू खाता भारत के कितने खतरनाक है। एफडीआई और एफपीआई में अंतर आपसे पूछा गया और इसके इंपॉर्टेंस पूछे गए। इसके अलावा समावेशी विकास और गरीबी और असमानता के भी प्रश्न आप देखें कि आर्थिक असमानता, देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, भारत का संविधान भी आर्थिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, राजनीतिक न्याय। तो जब वो संविधान आर्थिक न्याय शब्द यूज करता है तो इकोनॉमिक जस्टिस सभी के लिए, हमारे यहां बहुत ज्यादा अंतर है कि अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया। तो ये अंतर क्यों है, इसका एनालिटिकल आंसर। सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च क्यों जरूरी है, समावेशी विकास की अवधारणा को समझाइए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा से जुड़े हुए क्वेश्चन, आर्थिक सुधार से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, मैंने आपको क्वेश्चंस का पैटर्न जो बताया उसमें आप इकोनॉमिक वर्सेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च कर रही है, उसकी नीतियां कैसी बना रही है, पॉलिसीज कैसी बना रही है, उसका सकारात्मक, आलोचनात्मक, उससे जुड़े हुए सुझाव, कारण, ये आपको पूछे जाते हैं। फिर आरबीआई की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट पर बताया कि भाई आरबीआई का काम मौद्रिक नीति बनाना है। इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति की हमने बात की थी कि भाई मुद्रास्फीति जो है उससे जुड़े हुए प्रश्न कि कैसे गरीबों को प्रभावित कर रही है, अन्य लोगों को प्रभावित कर रही है, क्या किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्रीकल्चर, जो हमारा कृषि है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमारे पास मेंस में काफी सारे हैं। हमारे पास बैंकों से जुड़े हुए जो क्राइसिस हैं और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उस पर क्वेश्चंस हैं। हमारे पास रोजगार और एमएसएमई इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। हमारे पास एक्सटर्नल, जो बाह्य हमारे कारण हैं, जिसमें हमने राजकोषीय घाटे की भी बात की थी, हमारे ट्रेड डेफिसिट की बात की थी। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहां पर आते हैं। असमानता लास्ट में हमने डिस्कस किया कि भाई आर्थिक असमानता क्यों है। तो अब आपको यहां पर एक ओवरव्यू समझाया मैंने स्टार्टिंग कुछ समय में, जिसमें यह पता चल रहा है कि इकोनॉमी से कैसे प्रश्न मेंस में पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके के मेजर प्रश्न आपको प्रीलिम्स में भी मिलेंगे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, आरबीआई, मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक असमानता, फिर कई योजनाएं, बैंकिंग सिस्टम, इसी से जुड़े हुए एग्रीकल्चर सिस्टम, हमारे जो ट्रेड्स हैं, प्लानिंग्स हैं, बजट है, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा जाता है। अब प्रश्न कितने आते हैं, तो यहां पर ध्यान देना कि लगभग जो मैंने चार्ट बनाया है, बैंकिंग प्लस आरबीआई से 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, इन्फ्लेशन जीडीपी से 3 से 4 प्रश्न, बजट और जो हमारे इस तरीके का फिस्कल वाला पॉइंट है उससे लगभग 2 प्रश्न, एग्रीकल्चर से 2-3 प्रश्न आते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर से 1-2 प्रश्न आते हैं, स्कीम और रिपोर्ट से 3 से 5 प्रश्न। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस में शेयर देखेंगे तो लगभग 14 से 20 क्वेश्चन का शेयर आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स से दिखाई देता है। अब हम बेसिक लेवल पर पढ़ते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं अर्थशास्त्र को। देखिए अर्थशास्त्र क्या है, आप बहुत साधारण लैंग्वेज में समझिए। इकोनॉमी वो पॉइंट है कि हम जब कोई भी चीज को सोचते हैं, हमारे पास कोई इच्छा है कि भाई मेरी इच्छा है कि मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, मेरी इच्छा है कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है, ये हमारी फिर इच्छा यहां पर ये है एक। दूसरा पॉइंट है कि मेरी आवश्यकता क्या है, भाई मुझे अभी भूख लगी है तो मुझे सोने की बिस्किट थोड़ी ना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रोटी चाहिए। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मेरे पास सोर्सेस क्या है, मेरे पास संसाधन क्या क्या है, और उन लिमिटेड सोर्सेस में मेरी प्रायोरिटीज को मैं कैसे पूरा करूंगा। अगर मैं भाई रोटी को अफोर्ड कर पा रहा हूं, रेंट को अफोर्ड कर पा रहा हूं, उसके आगे कुछ अफोर्ड कर पा रहा हूं तो ठीक है। फिर मेरे पास अगर हेलीकॉप्टर लायक पैसा होगा तो हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, नहीं होगा तो भाई मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा कि पहले रोटी खरीदूंगा। सिंपल सी बात है कि जहां हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनको बेहतर तरीके से हम कैसे इस्तेमाल कर सकें, यही जो अध्ययन है, यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट अर्थशास्त्र कहलाता है। इकोनॉमी, अर्थ का
धन का शास्त्र, धन का अध्ययन, कि हम उस पैसे को कैसे ढंग से यूज कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उस 100 रुपए का उपयोग कैसे कर सकते हो, किस लिए कर सकते हो। तो हर व्यक्ति के लिए उस 100 रुपए का उपयोग अलग अलग हो सकता है, और वो अलग किस आधार पर होगा बेटे, वो अलग होगा हमारी नीड या हमारी आवश्यकता के आधार पर। तो दो चीजें आपको यहां पर मैंने स्पष्ट की। क्या क्या मैंने स्पष्ट किया कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर दो शब्दों में इसको तोड़ दिया, धन प्लस शास्त्र, तो इसमें हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अर्थ का अध्ययन। ठीक है, अर्थ के अध्ययन में हमने दो चीजों की बात की। किन चीजों की बात की? सबसे पहले मैंने आपके समक्ष मैंने बात किया कि हमारे पास संसाधन सीमित है, सीमित संसाधन और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसमें हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, यह पॉइंट कहां पर आ जाता है, यह हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। अब अर्थशास्त्र में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो याद रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की एक किताब थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। और ये वेल्थ ऑफ नेशन का वर्ष जरूर याद रखना, कई बार ईयर्स जो हैं हमको फैक्चुअल्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ईयर को यहां पर मैं लिख देता हूं वेल्थ ऑफ नेशन के सामने। इसका ईयर था 1776, 1776। तो 3-4 पॉइंट यहां आपको स्पष्ट हुए कि अर्थशास्त्र, अर्थ का, धन का हमने बात किया। अब ये जो शब्द है, टर्म कहां से निकला, तो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड आइनोमिकोस। क्या शब्द है? आइनोमिकोस, या जिसको आइकोनियोमिया भी कहा गया है। ये दोनों जो शब्द हैं, इन शब्दों से अर्थशास्त्र निकला। बहुत सारे जब आप पढ़ते हो हिंदी में या अन्य जो वर्ड्स हैं, कई टर्म्स ग्रीक वर्ड से निकले हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका साधारण मतलब है घर परिवार का प्रबंधन करना। घर परिवार का प्रबंधन किस आधार पर होगा? प्रबंधन शब्द में ही क्या है? मैनेजमेंट। व्हाट इज कॉल्ड प्रबंधन? प्रबंधन इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन इंग्लिश। तो मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, और मैनेज हम कैसे करेंगे? मैनेज करने के लिए हमारे पास सोर्स और हमारी रिक्वायरमेंट्स, दोनों के बेसिस पर हम चीजों को मैनेज करते चले जाएंगे। क्लियर है यहां तक? जब फ्रांसीसी व्यापारवादियों की हम बात करते हैं तो उस समय कई तरीके की चीजें चल रही थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोक प्रशासन कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन मतलब जनता के लिए जो प्रशासन है उसकी यहां पर बात हो रही है। उसमें उससे संबंधित मामलों के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया जिसको इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, या जिसको हम आर्थिक राजनीति भी शब्द को नाम दे सकते हैं, इस टर्म को यूज किया। दो बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट है जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन दिया, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। एक सैमुअलसन भी इंपॉर्टेंट है, उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सैमुअलसन जो है वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि लोग और समाज धन के उपयोग के साथ उसके बिना सीमित उत्पादक संसाधनों का उपयोग कैसे करते। वही बात जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता आया हूं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता। अब जब ये अर्थशास्त्र एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसी के अंदर एक प्रक्रिया हम देखने के लिए मिलती है, तो उसको हम अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। अब जैसे हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जिसके माध्यम से, अर्थव्यवस्था शब्द मोस्टली देश, प्रदेश या एक कोई ना कोई पॉलिटिकल यूनिट के लिए मोस्टली यूज होता है, पॉलिटिकल यूनिट के लिए
यूज होता है। आप सुनोगे कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। चलो भारत में भी आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो वही आप पढ़ोगे। उसमें आप महत्वपूर्ण एलिमेंट्स में क्या पढ़ोगे कि भाई यहां पर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इस सेक्टर ने लीड किया हुआ है, यहाँ की प्लानिंग्स में ये चीज है, यहाँ की जो मेजर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जिसमें मिनरल्स ऐसे हैं, इंडस्ट्रीज इसमें है, रिवर्स पर ये डेम्स बने हुए, यही सब उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं। तो उसी को हमको यहां देखना है। उसी में 3 मेजर की एलिमेंट्स आते हैं जिन पर पूरा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। फर्स्ट है उत्पादन, प्रोडक्शन, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 3 कंजम्पशन। एक चीज मान लो अभी आप कुछ खा रहे हो, कोई खाना खा रहे हो, बताओ फेवरेट आपकी फूड बताओ, सब्जी बताओ, या कोई मान लेते हैं कि हम मटर पनीर खा रहे हैं, ठीक है। तो मटर पनीर खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, उसका कंज्यूम कर रहे हो, आपके अंदर जा रहा है। अब वो खा रहे हो तो खाने से पहले आपने उसको क्या किया होगा, परचेस किया होगा, और परचेस तब किया होगा जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और डिस्ट्रीब्यूट वो तब हुआ होगा जब वो प्रोड्यूस हुआ होगा। किसी ने उसका उत्पादन किया, किसी ने उसका वितरण किया, आप अंतिम उपभोक्ता थे, आपने उसको खरीदा और आपने उसको कंज्यूम किया। बस अर्थव्यवस्था में यही चीज जो है राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड रोटेट होती है, और इसी 3 चीजों को हमको समझना है। इसके अंदर ही बहुत सारे एलिमेंट जो हम मौद्रिक नीति, आरबीआई, बैंकिंग, राजकोषीय घाटा, बजट, ना ये ना वो, ये सारी चीजों की जब हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है, छोटे से कंसेप्ट से। अब यहां पर 3 चीजें आपको क्लियर हो गई, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। थोड़ा सा एक तालिका में मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूं दोनों के बीच में, कि भाई क्या अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक व्यवहारिक और एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जा रही है, क्योंकि वहां प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, वहां उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है, और कंजम्पशन को क्या बोलेंगे, उपभोग बोलेंगे। और तीसरा, जब हम यहां अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र क्या है, एक अध्ययन का विषय, एक स्टडी सब्जेक्ट है। अर्थव्यवस्था क्या है वो भी स्टडी का विषय, लेकिन वो प्रैक्टिकल अप्रोच में आ जाता है। फिर प्रकृति कैसी है, प्रैक्टिकल, और ये इसकी प्रकृति थ्योरेटिकल। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, अब आप समझिए। अब हम अर्थशास्त्र के और बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को आपने समझ लिया। अब इसमें कोई भी जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था में आपको जिन चीजों को पढ़ना है कि भाई अर्थव्यवस्था, तो आपने समझ लिया कि भाई ये अर्थव्यवस्था जिसमें हमने 3 चीजों की बात की। 3 कौन कौन से, उत्पादन, वितरण और उपभोग, या जिसको हम कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है, इनकी बात की। अब अर्थव्यवस्था में प्रकारों की बात होती है। किसकी बात होगी, अर्थव्यवस्था के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्षेत्र के आधार पर, विकास के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, व्यापार के आधार पर, अनेक अनेक प्रकार के आधार पर इसकी प्रकृति होती है, जिसमें अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके जो क्षेत्र हैं उनमें पहले 3 प्रमुख क्षेत्र दिखाई देते हैं हमको। 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, 3 प्रमुख क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर। अब यहां ध्यान से समझना, 3 चीजों की मैंने बात की। प्रकार मैंने अभी आपको बताया, प्रकृति क्षेत्रों की बात करना है तो हमने यहां लिखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और हमारा तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसको हमने क्या कहा बेटे, हमने इसको कहा सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझना, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जो क्या करता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो उत्पादन कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा।
उत्पादन। अब इसमें मैंने किसको ले लिया, मैंने एक कृषक को ले लिया, किसान जो उत्पादन कर रहा है, या कोई भी इस तरीके का एलिमेंट अभी हम आगे और उदाहरण में देखेंगे। नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम विनिर्माण के अंतर्गत देखते हैं, विनिर्माण। अब यहां मान लेते हैं कि भाई आपने, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया। नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र जो है वो क्या करता है, वो इस प्राथमिक चीज को बनाता है। जैसे गेहूं का प्रोडक्शन हुआ तो हमने यहां पर विनिर्माण क्षेत्र की बात की है, जो निर्माण कर रहा है। इस गेहूं से आटा बनाने की मशीन या यूनिट लगी हुई है, और इस गेहूं से आटा यहां पर बनाया गया, आटा बनाया गया। इसने क्या किया, गेहूं से आटा बनाकर इसने विनिर्माण किया बेटा, विनिर्माण किया। दो चीज हो गई, उत्पादन गेहूं का हुआ, विनिर्माण आटे का गेहूं से हुआ। अब आटा बन गया है। तीसरा सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तीसरा क्षेत्र, वो जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो तीसरे सेक्टर को हमने यहां पर ले लिया कि भाई सर्विस सेक्टर जो है, सेवा क्षेत्र, इसको क्या करेगा, तो दुकानदार ने इसको बेचा या किसी ने आपके पास पहुंचाया, आपने उससे खरीदा, या अंतिम इसकी प्रक्रिया हो गई। और उसके बाद जब आप पर पहुंच गया तो आप इसको क्या करोगे, इसकी रोटी बना के खा लोगे, कंज्यूम कर लोगे। तो अंततः अर्थव्यवस्था में जो 3 प्राथमिक क्षेत्र दिखाई देते हैं, वो इन्हीं 3 बिंदुओं पर टिके हुए हैं। क्या, उत्पादन, वितरण और उपभोग, जिसकी बात यहां की गई है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक में मैंने कहा, लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा, नेचुरल रिसोर्सेस से जुड़ा हुआ। इसमें हम खनन कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम फिशिंग कर सकते हैं, ऐसे कई पॉइंट जो डायरेक्ट आ रहे हैं। नंबर 2 जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चा माल होता है, उसको सामान में बदलता है, उसको यूज करने लायक बनाता है। जैसे मैंने आपको व्हीट का या मैंने आपको गेहूं का एग्जांपल दिया कि गेहूं से आटा बना। और तृतीय क्षेत्र जो है वो क्या करता है, वो सेवाएं प्रदान करता है, वो सर्विस प्रदान करता है। क्लियर है यहां तक। अब ये तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, इससे जुड़े एग्जाम्पल भी आपको पूछे जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है। क्वेश्चन आता है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या, किस प्रकार की है। तो जब हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार देखना है, तो हमें यह पहले पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार में हमने बांटा है। 3 प्रकार कौन कौन से, एक प्रकार है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें हम पूंजीवाद से जुड़े हुए, जिसमें हम कैपिटल, जिसमें आर्थिक जो निजी क्षेत्र है उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था हमारी समाजवाद, या जिसको हम सोशलिस्ट कहते हैं, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, समाज को प्रमुख रूप से दिया जाता है और नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में नहीं होता। ठीक है, जैसे पूर्व सोवियत संघ, रूस इसका एग्जाम्पल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका इसका एग्जाम्पल है। और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड, जिसमें कि आपको पूंजीवाद का भी अंश मिलेगा और समाजवाद का भी अंश मिलेगा, जिसमें आपको पब्लिक सेक्टर भी मिलेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी। इसी मिले जुले अर्थव्यवस्था का रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो भारत में देखने के लिए मिलता है, जिसमें काफी सारे संसाधनों को सरकार ओन करती है और अधिकांश काफी सारे संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। तो ये 3 आपको याद रखना है, यूएसए, चाइना, भारत, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, और भारत में सरकार और निजी दोनों क्षेत्र के सहअस्तित्व वाली अर्थव्यवस्था है, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने आपको अर्थव्यवस्था बताई, अर्थशास्त्र बताया, दोनों में अंतर बताए। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के पूरे बेसिक उत्पादन, वितरण और कंजम्पशन की बात की। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हमने जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी बात की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक,
अब हमने अर्थव्यवस्था के प्रकारों को देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकारों को देखने के बाद इसमें डेवलपमेंट के आधार पर इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को कैसे बांटा गया। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, या आपने ये शब्द सुने होंगे अमेरिका विकसित है, चीन विकसित देश है, ब्रिटेन विकसित है। तो ये विकसित की अवधारणा क्या है? ये अवधारणा अर्थव्यवस्था के आधार पर डिसाइड है कि दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, कि भाई यहां इन्होंने चीजों को क्रैक कर लिया है। अब ये अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर तीन प्रकार से मुख्यतः हमको दिखाई देती है। एक अविकसित, या जिसको हम अल्प विकसित भी कह सकते हैं, अंडर डेवलप्ड है। इसके लिए एक शब्द और हम यूज कर सकते हैं, वो शब्द हो सकता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। कैसी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, खास तौर से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, जिबूती, जाम्बिया, नामीबिया, इस तरीके के देश जो हैं वो काफी ज्यादा पिछड़े हुए, वो भी विकासशील की श्रेणी में भी नहीं आए। डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसको हम विकासशील, जो अल्प विकसित नहीं है लेकिन पूरी तरह विकसित भी नहीं है, जो विकसित होने के क्रम में आगे बढ़ रही है, कोशिश कर रही है, जिसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी आता है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आती है। तीसरा, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप इकोनॉमी, जिसमें जापान, यूएस और अब चीन जैसे देशों को आप इसमें रख सकते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है। तो तीन चीजें अभी आपने देख ली, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अक्सर हम परीक्षाओं में कठिन प्रश्नों को क्रैक कर जाते हैं और सरल प्रश्न हमको ले डूबते हैं, इसीलिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब हम ब्रॉड लेवल पर यूपीएससी में इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसके फाउंडेशन को बहुत सरल तरीके से मजबूत करना जरूरी है। अब शेष वर्ल्ड के साथ, पूरी दुनिया के साथ अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दो तरीके की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। अब इसमें आपने अक्सर दो शब्द सुने होंगे। एक शब्द जो है भाई, हमने निर्यात और आयात की बात करनी है। निर्यात हम क्या करते हैं? निर्यात दैट मीन्स एक्सपोर्ट, और आयात मतलब इंपोर्ट। हम भारत से बहुत सारा सामान दूसरे देशों को भेजते हैं और दूसरे देशों से खरीदते हैं, लेकिन कुछ अर्थव्यवस्थाएं जो दूसरे देशों से ना खरीद रही है ना बेच रही है, उसको हम बंद, क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था, जो ना किसी से खरीद रही है ना बेच रही है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जिसका शेष वर्ल्ड के साथ ट्रेड लगभग ना के बराबर है। नॉर्थ कोरिया जैसी कुछ इकोनॉमीज को आप देख सकते हैं। ओपन इकोनॉमी की अगर बात करूं तो इसमें लगभग विश्व के प्रमुख देश आ जाते हैं। भारत भी खुली अर्थव्यवस्था है, जो आयात और निर्यात के लिए खुला हुआ है शेष वर्ल्ड के साथ। पाकिस्तान से हमारे बीच में थोड़े बहुत मामले गड़बड़ हो जाते हैं, हम ट्रेड बंद कर देते हैं चीजें, लेकिन फिर भी कई चीजों का ट्रेड जारी रहता है और शेष वर्ल्ड के साथ भी ये चीजें जारी रहती। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था के मेजर टाइप कितने होते हैं? दो होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, तीन चीजें स्टार्टिंग में मैंने बताया, इस पर पूरा फाउंडेशन टिका हुआ है। अब ये क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को स्पष्ट करें। सिंपल, मेंस में पूछा गया सिंपल प्रश्न, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, आपको सीधे उन्हीं तीन पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ बता देना है। जहां हमने पहली बात की है उत्पादन की, प्रोडक्शन की। अब मुझे बताओ, कमेंट में बताओ कि प्रोडक्शन किस क्षेत्र में आएगा। 3 सेकंड का पॉज लेते हैं। 1 2 3, प्रोडक्शन किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किस क्षेत्र में आएगा? सामान बांटना। फिर हमने बात की वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस सेक्टर में आएगा, है ना। उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, ये पहला, और इसके बाद में इसको रॉ मटेरियल को उसमें बदलना, वो हम द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो वो सर्विस सेक्टर, और तीसरा है कंजम्पशन, उसी सामान का उपभोग करना, आखिरी में अंतिम उपभोक्ता तक वो सामान पहुंचना। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इसी आर्थिक क्रिया को हम किसके संदर्भ में पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन के कारक क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कारक को आप समझिए। जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन में लगने वाले एलिमेंट्स क्या है, कारक क्या है, उनका अर्थ क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो ये भी आपसे सीधा पूछा गया प्रश्न है। इसको समझिए कि ये कारक 4 आधार पर डिफाइंड, एक है लैंड, एक है लेबर, एक है कैपिटल और एक है इंटरप्रीनर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अर्थ क्या है, भूमि मतलब प्राकृतिक संसाधन, आप खेती कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, खनिज निकाल रहे हो, कोई छोटी सी दुकान चला रहे हो, ऑफिस चला रहे हो, कहीं ना कहीं जमीन की जरूरत तो पड़ेगी, हवा में तो करोगे नहीं। भूमि की बात, प्राकृतिक संसाधन यहां पर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने खेत ले लिया, खेत में हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। अब फसल उगाने के लिए क्या चाहिए हमको, वहां पर काम करने के लिए लोग चाहिए, लेबर चाहिए, चाहे वहां पर काम कर लो, सड़क बनाना हो तो उसके लिए, कहीं भी फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, हमको लेबर चाहिए। मानव श्रम, कंप्यूटर भी चलाना है तो मानव श्रम चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी इसी के अंदर आता हूं, और उसके लिए क्या हो जाते हैं, मजदूर हम कह लेते हैं उनको। तीसरा हम बात करते हैं कि भाई लेबर है लेकिन काम क्यों करेगा वो, भाई जिसको प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, वो उद्यमी काम करवा रहा है तो निश्चित तौर पर उसके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, धन होना चाहिए, तब तो वो यहां देगा और तब तो ये लोग काम करेंगे। तो पैसा या मशीनरी यहां पर तीसरा आ जाता है। ठीक है, हमने पैसे से ट्रैक्टर खरीदा, पैसे लगा के मजदूरों को पैसा दिया, जो भी हमारे रिसोर्स की चीजें उनको खरीदा। और लास्ट है उद्यम या इंटरप्रीनर, जोखिम उठाने वाला व्यापारी। तो व्यापारी के पास यहां पर जोखिम लेने की बात है, वो पैसा लगाएगा, पैसे से रिसोर्स करेगा, रिसोर्स से यहां पर हम नंबर 2 में मानव श्रम में आ गए, और फिर जो है प्रोडक्शन होगा। और इसी के बेस पर वही वो 3 चीजें यहां पर आ जाएगी, उत्पादन, फिर इससे वितरण होगा और फिर इससे उपभोग होगा, फिर आगे की क्रियाएं होंगी जिसमें लाभ, अलाभ, व्यय, नीतियां, कैसा कैसा, ये सब चीजें आपको देखना है। अब यहां इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उत्पादन के कारक सीधा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर इस लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क इकोनॉमी का अभी बताया। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीति कैसी है, किन चीजों को प्रभावित करती है, बैंकिंग सिस्टम हो, मौद्रिक नीति हो, अन्य पॉइंट्स हो, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक सामान्य अर्थव्यवस्था को समझने का लेक्चर, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था की परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसके प्रकार, उसके कारक, उससे जुड़े हुए मेजर एलिमेंट और उससे जुड़ी हुई प्रमुख समझ को डेवलप किया। इसके अलावा हमने इससे जुड़े हुए प्रश्नों का अध्ययन किया कि किस तरीके के प्रश्नों को और किस तरीके की अप्रोचेस को आपसे एक्सपेक्ट किया गया है मेंस में, प्री में इसका वेटेज कितना है, मेंस में इसके किस तरीके के क्वेश्चन है। इन सब चीजों को समझाते हुए मैंने इस लेक्चर को आपके समक्ष रखा। आई होप आपके कंसेप्ट इसमें बहुत बेसिक फाउंडेशन लेवल पर इकोनॉमी को लेकर क्लियर हुए। अब हम इसके सीधे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।